नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। किसकी बनेगी सरकार? हरियाणा को लेकर, हरियाणा की सियासत को लेकर इस वक्त सबके जहन में सवाल ये है, क्योंकि हरियाणा में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। सभी 90 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद कल मतगणना होनी है। परिणाम आना है। काउंटिंग से पहले और परिणाम आने से पहले तमाम दलों की ओर से सत्ता पर काबिज होने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी का कहना है, कार्यवाहक सीएम ये कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। भूपेंद्र हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। तो काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। चर्चा हम करने वाले हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो गई है। अब बारी है मतगणना की। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी और पता चलेगा कि आखिर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि काउंटिंग से पहले ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सत्ता पर काबिज होने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उनका कहना है कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। 8 अक्टूबर को जनता जवाब देगी। तो वहीं एग्जिट पोल पर कांग्रेस गदगद नजर आ रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है। 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। और मैं तो 1 महीने से हम कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने हो। रिजल्ट आएगा जब जनता उसका देगी जवाब और कांग्रेस वाले ईवीएम को बताएंगे खराब। उसके बाद हम अपना जैसा भी मन, जैसा विचार, जैसी पोजीशन बनेगी उस प्रकार से जिस प्रकार की आवश्यकता होगी वो बात करने का प्रयास करेंगे। इस बीच कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। किसी भी एग्जिट पोल से ज्यादा हमारा अपना एक लोगों से संपर्क रहता है और हम बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा में बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कल आप देख लेना जब गिनती हो। एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद सीएम फेस को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस में दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का कहना है कि सीएम फेस पर अंतिम फैसला हाई कमान करेगा, जो सभी को सर्वोपरि होगा। हम जो ग्राउंड से रिपोर्ट ले रहे हैं और बढ़िया बहुमत आ रहा है और मुझे लगता है कि हम सेफली कह सकते हैं कि 60 से ऊपर ही ऊपर तो दोनों चीज़ें होती हैं। सीएलपी की मीटिंग होती है, उसमें रेजोल्यूशन पास होता है और एमएलए से पूछ भी लेते हैं, हमेशा नहीं लेकिन पूछ लेते हैं और उसके बाद सारा फैसला हाईकमान। ये ना मैं इसके बारे में कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है। ये बात केवल हाई कमान की अनाउंसमेंट के बाद ही आपको पता चलेगी। देखो बात ये है कि हाई कमान का फैसला, जो हाई कमान का फैसला होता है ये सबको मान्य। बहरहाल कल मतगणना होनी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन सभी सियासी दलों के दावे कितने सच्चे साबित होते हैं और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो किसकी बनेगी सरकार, इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डू इनेलो का पक्ष रखेंगे। सुरेश पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। विधु रावल जी, कैंपेनिंग के दौरान खूब दावे आप लोगों ने किए, हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी
बार बार कहा कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन जो हरियाणा का इतिहास है, तीसरी बार मौका नहीं दिया जाना, जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी किसी भी पार्टी के खिलाफ हो जाती है हरियाणा जैसे स्टेट में खास तौर पर, और अब जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, कॉन्फिडेंस कुछ कम हुआ आप लोगों का? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत है इतिहास बनाने की। जब 2014 में हम सरकार में आए थे तो पहली गैर कांग्रेसी पार्टी थी जो अपने दम पर सत्ता में आई थी। 2014 की बात कर रहा हूं मैं। केंद्र में भी हम जो है लगभग 40 साल बाद अकेले गैर कांग्रेसी तो सत्ता में आते रहे विधु जी, आप लोग पहली बार, ठीक है, आप लोग पहली बार बहुमत में आए थे 2014 में। पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जो अपने बूते बिना गठबंधन के सरकार में आई थी, वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी थी। उससे पहले कोई भी एक दल ऐसा नहीं था जो गैर कांग्रेसी था। और 87 की हम बात करें, ऐतिहासिक बहुमत था, हालांकि अलग अलग दल साथ थे, अलग अलग पार्टियां साथ थी। आप ये कह रहे हैं हम पहली बार आए, ठीक है, 2014 में हुआ, 2019 में गठबंधन में आप लोग आ गए, तो आप ये कह रहे हैं हैट्रिक का इतिहास हम बनाने जा रहे हैं, अलग करने वाले हैं। 2019 तक आते आते हमने एक और इतिहास बनाया, और वो इतिहास ये था कि सत्ता में रहते हुए अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना। कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, कोई इंडियन नेशनल लोकदल हो, जिसने भी सत्ता हरियाणा के अंदर प्राप्त की, उसका वोट प्रतिशत हमेशा गिरा। लेकिन 2019 में हमारा 3.5-4% वोट जो है बढ़ गया। 14 में 33% मिला था और 19 तक आते आते 37% के करीब हो गया। तो इसलिए हमने इतिहास पहले भी बनाया। 2024 में भी हम जो है 10 साल की सरकार राज सत्ता के बाद अगर लोकसभा में 5-5 सीटें लेकर आए और असेंबली सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा सीटों पर लीड किया, तो ये भी अपने आप में इतिहास है। और कल एक और इतिहास आप बनता देखने वाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनने वाली है जो लगातार 3 बार जो है हरियाणा की जनता की सेवा करेगी। सत्ता जिसको हरियाणा की जनता सौंप रही है, ये इसलिए है क्योंकि हमने ट्रस्ट डेवलप किया है। हरियाणा की जनता हमें प्यार करती है, हम पर विश्वास करती है, और हरियाणा की जनता जानती है कि हमसे पहले वाले लोग कैसे थे। और उन पहले वाले लोगों ने तो इस कैंपेन के दौरान भी बता दिया कि हम सुधरे नहीं हैं। किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबाट होती थी, हम हर डिबेट में कहा करते थे। इस बार तो कैंपेन में खुद कांग्रेस के विधायकों ने, जो कि अब कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, एक के बाद एक आकर बताया। किसी ने 50 वोट पर एक नौकरी की गारंटी दी, किसी ने कहा कि 25 जो माफी चाहूंगा 2-2 हजार नौकरियां जो हैं वो हुड्डा साहब ने कहा है कि सब हलकों में बटेगी। किस प्रकार से बंदरबाट की बात हो रही है। किसी ने कहा कि मैं खोस लाऊंगा 25% और खोस लाऊंगा नौकरी, किसी ने कहा अपना घर भरेंगे, किसी ने कहा रिश्तेदार को भरेंगे। कि एक के बाद एक कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के प्रत्याशियों की जिस प्रकार से टिप्पणी आई, उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस में लेश मात्र भी कोई सुधार नहीं आया। वही बुरी कांग्रेस है जो 2014 से पहले होती थी, जिसको हरियाणा की जनता ने नकार दिया था। अब तक कोई सुधार नहीं आया। वही कांग्रेस को वापस हरियाणा की जनता नहीं चुनने वाली। इस बूते से हम जानते हैं कि हमारे सुशासन पर, हमारे हरियाणा की जनता के प्रति हमने जो काम किया, ईमानदारी से काम किया, सिर झुकाकर काम किया और हरियाणा को अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। एक सूचांक पर हरियाणा जो है अग्रणी आ गया। किस प्रकार हरियाणा को किस प्रकार सिनोनिमस माना जाता था भ्रष्टाचार के रूप में, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद के रूप में, हमने ये सब कुचक्र तोड़ दिए। और इन कुचक्रों को तोड़ने के बाद हरियाणा की जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पे बरसा है, हम निश्चित तौर पर यह बात कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है। हमें फिर तीसरी बार सेवा का अवसर मिलने वाला है। और यही जनता जो है कांग्रेस को लगातार तीसरी बार नकारने वाली है। उसी कांग्रेस को जिसको पहले भी कांग्रेस को नकार चुकी है, उसी कांग्रेस को जिसने हरियाणा के अंदर काले दिन दिखाए हुए थे, जो दलित विरोधी कांग्रेस है, जो किसान विरोधी कांग्रेस है, जो गरीब युवाओं के विरुद्ध खड़ी होती है, नौकरियों की बंदरबाट करती है, उस कांग्रेस के हाथ में राज सत्ता नहीं देने वाली पार्टी, नहीं देने वाली। अग्रवाल जी, एग्जिट पोल आप लोगों को जीतता दिखा रहे हैं। बीजेपी का कहना है जब परिणाम आएंगे तब आप लोग कहेंगे ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम हैक है। तो केवल आप लोगों ने कैंपेनिंग में भी वाकई इस बात को महसूस किया कि एग्जिट पोल से ही आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अलग अलग नेता अलग अलग दावा कर रहे हैं। उदयभान कह रहे हैं 2005 वाला इतिहास हम दोहराएंगे, शैलजा कह रही 60+ हम सीटें जीतने जा रहे हैं।
नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपके पैनल पर बैठे सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार। बहुत अचंभे की बात है, 2014 में 47 और 2019 में 40, उसके बाद कहते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ गया। जमा घटा गुना गणित विदु रावल जी को तो बहुत ज्यादा आता है, दूसरों को ये शिक्षा देते हैं, ज्ञान बांटते फिरते हैं सारा दिन। मेरे भाई 7 सीटें घट गई और वोट प्रतिशत बढ़ गया। क्या मजाक हो रहा है? यूं कहते थे कि 4 जून को परिणाम आएगा लोकसभा का। ज्योति जी, क्या ये इन्होंने सीटें बढ़ने की बात नहीं कही, वोट फीसद बढ़ना, वोट परसेंट अलग होता है, सीटें अलग होती हैं। कौन गया हनीमून मनाने इटली, राहुल जी या मोदी जी? बता दो। और कल तक कहते थे 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली जाएगी। अरे कौन गया था इटली में और वेंटिलेटर पर कौन जाएगा कल? विदु रावल जी ये घमंड ही ले बैठा भारतीय जनता पार्टी को। और गैर कांग्रेसी सरकार की बात करते हो तो 1977 में भी गैर कांग्रेसी आई थी और उसके बाद 1996 में भी आई थी, 2000 में भी आई थी। अगर गैर कांग्रेसी की बात करते हो तो ये बहुमत से कह रहे थे, बहुमत से कह रहे थे, अकेले अपने मुंह से कह रहे थे। आपने फोन को स्पीकर पर रखा है, देखिए आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही। आप हेडफोन्स क्यों नहीं लगा लेते दिनेश अग्रवाल जी? आप ईयरफोन्स क्यों नहीं लगा लेते? सोनिया, राहुल और प्रियंका ही परिवारवाद है। कौन सी कॉर्पोरेट की सरकार चला रहे हो? क्या चाहते हो कि कॉर्पोरेट का प्रेसिडेंट मोदी हो और जनरल सेक्रेटरी अमित शाह हो और हिंदुस्तान की सारी पार्टियों के नेता तुम्हारे नौकर हो जाएं? जैसे तुमने हरियाणा में बना लिया बंसीलाल के परिवार को, वजन लाल के परिवार को। कल तक तो बापू बेटा की पार्टी बोलते थे, अब तो माँ बेटी को भी दे रहे हो, बाप बेटे को भी दे रहे हो। और तुम्हारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आके क्या बोलता है? कहता है वो चांद मोहम्मद। अरे चांद मोहम्मद के भाई को भी तुम दिनेश जी आएंगे आपके पास। विदु जी आप भी अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, तो आप ईयरफोन्स लगा लीजिए। आपने क्या किया, आपने प्रश्न सुन लिया, उसके बाद आप जवाब देना शुरू हो गए। आप उसके बाद आपको कोई मतलब ही नहीं आगे मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरे प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। आप हेडफोन्स लगा लीजिए, उसके बाद अगली टर्न में आप अपना उत्तर दीजिएगा। रेड्डी साहब, कल आप दावा कर रहे थे 11 सीटें हम जीतने वाले हैं, 7 बीएसपी की हैं, 5 से 7 सीटों पर हम फाइट में हैं। दूसरे दल कांग्रेस की खास तौर पर हम बात करें, बार बार ये कहा गया कि अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे तो विपक्ष का वोट किसी को दे लीजिए, बीजेपी को ये वोट जाना है कि बीजेपी की हेल्प आप लोग कर रहे हैं। अब भी हुड्डा साहब ये कह रहे हैं वोट काटुओं पर यकीन नहीं किया के, जिसमें ओरिजिनल पार्टीज को टारगेट कर रहे हैं कि वोट काटू पार्टियों को हरियाणा में वोट हरियाणा की जनता ने नहीं दिया है। क्या कहेंगे? ज्योति जी देखिए, शायद हो सकता था हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार करवा देती, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने ये बड़े बोल रहे ना, इन्होंने इसका कुछ भाई बट्टा बिछवा लिया अपने आप ही। जिस प्रकार से इन्होंने इलेक्शन चुनाव के बीच में शब्दों का प्रयोग किया, बड़ बोलेपन का प्रयोग किया, भ्रष्टाचार की बात में बढ़ानी शुरू कर दी, इसी के परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं लगी हुई बात की किसी किनारे से वापस बीच में दोबारा चली गई है। ये सड़कें कुछ भी दिखा रहे। देखिए पिछली बार 2019 में आपको ध्यान होगा, याद ही होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी की कोई 78 सीट दिखा, कोई हरियाणा न्यूज ने, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, हरियाणा न्यूज ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में केवल 40 सीटें दिखाई थी। हरियाणा का एकमात्र चैनल था। हम जब एग्जिट पोल दिखाते हैं, हम कोई भी सर्वे दिखाते हैं, ऑथेंटिक ही दिखाते हैं, मैं दावे से कह रही हूँ। दिखाई थी, बहुत सारे चैनल्स ने 75 पार भी दिखाई थी, वो भी एक फैक्ट है। दिखा रखी थी और ये 40 पर आकर के अटकी। इसी तरह से इस बार जो कांग्रेस की सीटें दिखाई जा रही है, मेरा मानना ये है कि हरियाणा प्रदेश में इस बार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी पार्टी के रूप में अलग है, कांग्रेस पार्टी सेकंड पार्टी, दोनों ही पार्टियां 340 के बीच में उठेंगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लेंगे और हम सरकार बनाएंगे। साला भी हमारा, जाति भी हमारी होगी और जिसको चाहेंगे उसको बचपन तुम्हारी बना के बिठाने का काम करेंगे। इसकी किसी की सरकार नहीं आ रही है, ये सिर्फ हवाई बातें है। सारे कांग्रेस वालों ने इनको फैसले दे रखे हैं, सर्वे वालों को। और दूसरी बात, ये तो सर्वे करते हैं ना ज्योति जी, ये सर्वे कम से कम 15 दिन पहले का होता है। चुनाव तो दिन प्रतिदिन बदलता है, पिछली वाली रात में भी बदल जाता है चुनाव।
ओपिनियन पोल नहीं था, ये एग्जिट पोल था। ऐसा नहीं कि बहुत पहले करके रख लिया गया था। एग्जिट पोल, एग्जिट पोल भी इलेक्शन में हम रहते, हमारे को 30-35 साल हो गए चुनाव पाते, रात में इलेक्शन पलट जाते हैं। एग्जिट पोल वाले कैसे लेते हैं रात में क्या परिवर्तन हुआ, कहाँ परिवर्तन हुआ। जिस प्रकार की चुनाव के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हर जगह दिखाने का काम किया, मार पिटाई करने का काम किया, उससे भी बहुत ज्यादा परसेंटेज वोट बदला है, चेंज हुआ है और कांग्रेस को इसका झटका लगा है। इसलिए मेरा मानना ये है, देखो वैसे तो का बाजे ईवीएम में बंद हो चुका है, क्या रिजल्ट आएगा कल पता लग जाएगा। लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है कि हम 20 के आसपास जीते, 15 से 20 इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी देगी, 30 से 35 कांग्रेस की आ सकती है और 35 से 40 में भाजपा की हो रही है। मुझे आज के दिन ऐसा महसूस हो रहा है। और पीछे किसने क्या किया, किसने अच्छे काम किए, किसने बुरे काम किए, उसका परिणाम अब ईवीएम में बंद हो चुका है। उन गाथाओं को साहब कल भी डिबेट में होंगे आप, कल भी हम चर्चा करेंगे। आप तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना रहे हैं बीजेपी को। ज्योति जी मेरे पास आज किया गया सुबह 8 बजे से मैं आपके साथ ही डिबेट पर हूँ, रात के 8 बजे को। चलिए जेजेपी को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ। सुरेश जी, कुछ जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें आप लोगों को 0 से 2 या फिर 1 से 2 या फिर 0 से 1 तक दिखा रहे हैं। हालांकि हरियाणा की राजनीति की जानकारी रखने वाले लोग ये मानकर चल रहे हैं इस बार आप लोग खाता नहीं खोल पाएंगे। कोई उम्मीद है कि दुष्यंत अपनी सीट बचा पाएंगे या मुकाबले में भी होंगे, या दिग्विजय इस बार विधानसभा पहुंच पाएंगे इस चुनाव के जरिए? कोई उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? और अगर उम्मीदवारों की बात ना करें, केवल दुष्यंत दिग्विजय की हम बात करें। देखिए ज्योति जी, मैं तो यही कहूंगा कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल जो है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। और 2019 में भी जितने भी एग्जिट पोल थे वहां पे भी यही दिखाया जा रहा था कि जननायक जनता पार्टी इस बारी अपना खाता भी नहीं खोलेगी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो चुनाव के परिणाम एग्जिट पोल के बिल्कुल ऑपोजिट थे। जननायक जनता पार्टी 10 सीट जीतकर हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में आई। और मैं इस बारी भी आपको आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, कल आप चुनाव परिणाम आने दीजिए, आप स्वयं देखेंगे कि जननायक जनता पार्टी इस बार मैं ये कहूंगा कि किंग मेकर की भूमिका में नहीं होगी। जननायक जनता पार्टी किंग होगी और कई जो दल हैं, जो बहुत बड़े बड़े दल हैं, वो किंग मेकर बन के जननायक जनता पार्टी को सहारा देंगे। तो ऐसा नहीं है। आज की तारीख में हरियाणा की जनता समझदार है। हरियाणा की जनता 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक हुड्डा साहब का शासन भी देख चुकी है और 2014 से लेकर 2024 के बीच में मनोहर लाल जी की सरकार को भी देख चुकी है। तो 4.5 साल तो आप लोग ही थे, सेकंड टेन्योर की बात करें तो आप उसमें ये कि इनको देख चुके हैं 2024 तक। 4.5 साल आप लोग साथ। मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूँ। और कुछ तो ऐसी बातें बोली है सुरेश जी जिन पर थोड़ा बहुत तो आप लोगों पर कोई यकीन कर ले। रेड्डी साहब भी हालांकि हकीकत से बहुत दूर ही दावा कर रहे हैं कि हम लोग जो भी इनका 20, 25, 30 जो भी दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम किंग ही बनने वाले, हम किंग मेकर ही नहीं बनेंगे। सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, क्या एक सीट भी आप लोग ले पाएंगे? यकीन तो देखिए, यकीन तो कल चुनाव के परिणाम आने के बाद होगा। यकीन तो 2019 में भी किसी चैनल ने या किसी भी एग्जिट पोल में नहीं दिखाया था। आप चुनाव के परिणाम आने दीजिए, चुनाव के परिणाम आके आप खुद देखेंगे। देखिए मैं केवल और केवल ये कहूंगा कि आज के जो भी एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल ज्यादा से ज्यादा जो दिखाए गए वो लोकसभा चुनाव के परिणामों को देख के मुझे लगता है कि ज्यादा एग्जिट पोल दिखाए गए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक दुष्यंत जी की बात है, दुष्यंत जी की विधानसभा में एंटी इनकम्बेंसी जो थी या उनके प्रति लोगों की नाराजगी थी, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर थी। और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले थी। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी गिले शिकवे थे या जितनी भी नाराजगी थी वो दूर कर ली गई थी। चुनाव से पहले हमने खुद देखा कि दुष्यंत जी के प्रति जो लोगों का प्रेम अब जो 2019 से पहले था, वही प्रेम लोगों का दुष्यंत जी के प्रति वापस आ गया। और यही चीज अगर मैं डबवाली की कहूं तो डबवाली सीट एक ऐसी सीट थी कि जब दिग्विजय चौटाला जी डबवाली सीट पे गए थे तो डबवाली सीट पे हम यहाँ से और न्यूज चैनल के माध्यम से हर जगह से ये चलता था कि डबवाली सीट पे जेजेपी की जमानत जब्त होगी। लेकिन दिग्विजय चौटाला जी ने वहां दिन रात मेहनत की, हर एक कार्यकर्ता से मिले और वहां जाके कार्यकर्ताओं के मनोबल को इतना बढ़ाया कि लास्ट तक आके वो फाइट में आ गए। और कल जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि डबवाली सीट की दिग्विजय चौटाला जी जीतती नजर आएंगे। विदुराल जी, लगातार हमारी टीम ग्राउंड पर थी, ज्यादातर लोगों से जिनसे हमने बात की, बहुत साफ गोई से मैं ये कह रही हूँ कि ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ हम बदलाव चाहते हैं। एग्जिट पोल्स भी सामने आए,
कांग्रेस बहुमत से सरकार बना रही, आंकड़ा ज्यादा या कम दिखाया गया के कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुमत से सरकार बना रही तमाम एग्जिट पोल्स के मुताबिक। तो आप लोग जब अब भी ये कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे, तो क्या साइलेंट वोटर्स के सहारे हैं या ऐसा कुछ था जो नजर नहीं आया? वोकल आप लोगों का वोट नहीं था, सरकार के कामकाज से खुश काफी लोग थे, उन लोगों ने आप लोगों को वोट किया होगा। ये ग्राउंड है आप लोगों के दावे का या कुछ और है? देखिए, कांग्रेस से एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक हो गई इस बार, और वो रणनीतिक चूक थी। किस प्रकार से कांग्रेस में जो बाहर की एजेंसीज जो कांग्रेस की इलेक्शन डिजाइन करती हैं, राहुल गांधी जी को बैठकर बताया करती हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका, कैलिफोर्निया स्कूल जो है, ये किस प्रकार से बताया करते हैं, उस पर ही पिछले 1-1.5 साल से कांग्रेस चल रही थी। कांग्रेस ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की गलती से नहीं सीखा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बाहर निकलकर कहा था कि हमारी फला इतनी सीटें आ रही हैं, कांग्रेस ने इस बार जो है वही उसी प्रकार की गलती की, और कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस का बेस्ट पॉसिबल जो केस था वो ये हो सकता था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की जो इतने सारे कामों में छोटी छोटी कमियां जिनको उजागर कर सकती थी, उनके बूते वोट मांगती। लेकिन कांग्रेस ने जब कहा कि कांग्रेस आ रही है, तो इसके रेपरकशंस होते हैं। इसका आपने जो साइलेंट वोटर बताया, और जिन लोगों से आप नहीं मिल पा सकते, या जो लोग मिलते हैं फिर भी बोलते नहीं जुटा पाते कि आपको सत्यता से बता पाए, बोलते नहीं हैं, वो लोगों के भीतर एक आतंकित माहौल बना दिया, उनके भीतर आतंक पैदा किया कि कांग्रेस आ रही है। वापिस वही कांग्रेस का मतलब क्या है हरियाणा में? वही नौकरियों की बंदरबांट, वही जमीनों का लूट खसूट, वही रोबोट किसान जो है आकर सभी उद्योगपतियों को खत्म कर देंगे। केवल रोबोट किसान के कार्यकर्ता जो हैं जमीनों को की शिनाख्त करते रहेंगे, ये जमीन का टुकड़ा। किस प्रकार से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है रोबोट किसान की प्रॉपर्टी डीलर बन जाती है जब कांग्रेस सत्ता में आती है। ये कांग्रेस के प्रति जो है लोगों को, किसानों को, गरीबों को आतंकित करने वाला माहौल है। कांग्रेस ज्यादा बेहतर क्या कर सकती है? आपने शुरू में कहा कि 2019 में हमने जो किया उससे सीखा नहीं। अच्छा, आप लोगों ने 2019 में ऐसा क्या किया था कि लोग क्या आतंकित हो गए थे बीजेपी से भी? आपने शुरुआत इसी बात से की, 2019 में जो हमने किया उससे सबक नहीं लिया? आतंकित नहीं हुए थे हमने। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा, 2014 से कुछ लोग जिनकी दलाली चलती थी, जो बीच के लोग थे, उन लोगों की दुकानें हमने बंद की है। जो लोग जो है पूरे हरियाणा का लूट खसूट के खा जाया करते थे, तो 2014 से उनके पेट में दर्द था। हमने जिस प्रकार से केवल अपनी पार्टी के कामों पर फोकस करते हुए हमने अपनी प्रोजेक्शन दी, तो दूसरी तरफ एक खेमेबाजी हो गई। हमने उन दलालों को अवसर दे दिया कि वो छोटे नीचे जमीन पर अलायंसेस को स्टिच कर पाएं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो वोट है उसको एक जगह संगठित कर पाएं। जब आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ मुकाबले में आती है, तो लगभग 8-9% वोट हमारा कांग्रेस से अधिक था। अभी इनको ये तो सुनते ही नहीं, खैर ईयरफोन तो क्या लगाना, इन्होंने जनता का ही सुनना बंद कर दिया, इसलिए ये नहीं समझ पाए कि मैं क्या कह रहा था। 37% और 28% के अंतर में आपको 37% में 60 सीटें आ जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या कि 40 सीटें रह गई। क्यों? क्योंकि नीचे अलायंसेस स्टिच हुए, और ये देखा गया कि कौन भाजपा को हरा रहा है। आज मामला दूसरा है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने पास से दूसरे विरोधी दलों को हटाया है, और जिस प्रकार से उनको बेइज्जत अपमानित किया है, उनको वोट कटुआ कहा है, आज सभी लोग ये प्रयास करते रहे। हालांकि कांग्रेस जो है दूसरे नंबर की पार्टी थी हरियाणा में, उसके बावजूद भी लोगों ने ये प्रयास किया कि कांग्रेस को हराओ। आपको एक बार रोक रही हूँ मैं, जिनको कांग्रेस वोट कटवा कह रही है, उनको तो जितना भी ज्यादा वोट अगर गया है तो फायदा तो बीजेपी का ही है। उनमें ऐसा तो है कि नहीं, अलायंस आप जो कह रहे हैं अलायंस स्टिच कर लिए गए, उसमें कांग्रेस का फायदा है। और पिछली बार भी जिनको कांग्रेस वोट कटवा कह रही उनको ज्यादा वोट गया, इसलिए बीजेपी का कहीं ना कहीं फायदा हुआ, पोस्टपोन अलायंस हो गया। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। जो 10 सीटें पिछली बार जेजेपी की आई थी, उसमें दूसरे नंबर पर कौन था? जो एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल की आई थी, उसमें दूसरे नंबर पर कौन था? जेजेपी की 10 सीटों में से आपको 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर मिलेगी। जो इंडिपेंडेंट थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी इक्का दुक्की सीट को छोड़कर दूसरे नंबर पर थी। यानी जो जहां भाजपा को हरा रहा था, उनके साथ कांग्रेस ने इंटरनल अपनी वोट शिफ्टिंग की थी, जो भाजपा को हरा रहा था।
इस नाते से भाजपा की सीटें घट गई। अब क्या इस बार क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, अपने अहंकार में, अहंकार शब्द का उपयोग कर रहे थे ये, मैं बात खत्म कर रहा हूं दिनेश जी, बात खत्म कर रहा हूं मैं। इस बार इन्होंने अहंकार की बात की। अहंकार ये था कि इंडियन नेशनल लोकदल जिसने हरियाणा के अंदर 1-2 बार नहीं 3-3 बार सरकार बनाई, उसको इन्होंने कह दिया वोट कटुआ। जिस प्रकार से जहां जहां इंडिपेंडेंट अच्छा कर रहे थे, इंडिपेंडेंट्स के खिलाफ जाकर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने प्रचार किया। एक सीट का मैं बता सकता हूं जहां इंडिपेंडेंट भी थोड़ी भी बेहतर पोजीशन में आए, उनके खिलाफ कांग्रेस खड़ी हुई। तो अब जब वोट जो है उनसे हटाया गया, तो वो जो अलायंसेस स्टिच कहां पर हो पाए, ऑटोमेटिक जो है शिफ्टिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आपको कल वोट के जब कल काउंटिंग होगी उसमें ये रिफ्लेक्ट करेगा, जब आप देखेंगे कि इस बार कांग्रेस से एक बड़ी अहंकारवश जो है रणनीतिक चूक हुई है, जिसका खामियाजा कांग्रेस भुगतने वाली है। चलिए अग्रवाल जी को चर्चा में फिर से जोड़ रहे हैं। हालांकि आपसे अलग तरीके से हरियाणा के लोग भी जाहिर है सोचते होंगे, और मैं खुद भी सोचती हूँ, कांग्रेस वाले भी सोचते हैं, जितना जेजेपी इनेलो जितना भी इंडिपेंडेंट्स को वोट मिलेगा वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी को ही फायदा है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है। दिनेश अग्रवाल जी, बीजेपी मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ ज्योति जी, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ। जो आप कह रही हैं आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं कांग्रेस ने जिस प्रकार से उनको अपने से दूर भगाया है, तो कहीं ना कहीं उनका वोटर भी जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है, कांग्रेस की तरफ नहीं गया है। ठीक है दिनेश अग्रवाल जी, सीएम फेस को क्या सीएम फेस को लेकर अगर आप लोगों के मुताबिक भी जो माहौल हमने देखा उसके मुताबिक भी, और एग्जिट पोल्स जो कह रहे हैं, जो अनुमान सामने आए हैं, सरकार भी अगर बन रही है, तो क्या सीएम फेस को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई होने जा रही है, या बहुत शांति से सब कुछ हो जाएगा अगर सरकार बने? ज्योति जी, मैं आपकी बात पर आने से पहले अपने भाई की बात पे आना चाह रहा हूँ। 2004 में नारा दिया था इंडिया शाइनिंग का, वो इनका गरूर था, वो ले बैठा। 2019 में नारा दिया अब की बार 75 बार, उसकी हवा निकाल दी जेजेपी ने। 75 बार नहीं, जमुना पार। परंतु वो जेजेपी बाद में जाके इन्हीं की गोदी में बैठ गई, उसका खामियाजा उसने भुगता। प्रदेश की जनता ने ला दिए 0.87% पे 10 सीटों वाली पार्टी को। और अब की बार इन्होंने नारा क्या दिया, अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार, उछल उछल के 400 पार, आ गए 240 पे। और क्या कहते हैं विदुरावल जी कि हमने सिर झुकाकर एनडीए 400 पार कहा था, बीजेपी 370 कहा था, हालांकि वो जो नारा दिया गया था उसको फुलफिल नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, बीजेपी 370 की बजाय 240 पर रह गई ना, वो घमंड की तो बात कर रहा हूँ। कांग्रेस भी तो 295 कह रही थी, मैं बीच में नहीं बोला। कांग्रेस भी तो 295 कह रही थी, 99 पे रह गई। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपकी हर बात का जवाब बीच में दे सकता हूँ, लेकिन आपने कहा कि सिर झुकाकर सरकार चलाई, तेरी गर्दन काट दूंगा, ऐसी सरकार चलाई। किसानों के सिर में लठ मारे, कमर और पीठ पे नहीं मारे, सिर में मारे, खून हम खून कर दिए। 750 किसानों की शहादत ले ली। और क्या कहते हैं कि शंभू बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो मुखौटा है। आज भी इनका घमंड खत्म नहीं हो रहा। बताएं कि वो मुखौटे के पीछे कौन है, क्या कहना चाहते हो? आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, कौन है वो लोग? क्या देश का किसान नहीं है? बताएं कि मुखौटे के पीछे कौन है। और बात करते हैं क्या, कहते हैं कि 8 तारीख को कांग्रेस चली जाएगी वेंटिलेटर पर। ये घमंड नहीं बोल रहा तो क्या बोल रहा है? अरे 8 तारीख को वेंटिलेटर पे कौन जाएगा वो प्रदेश की जनता बताएगी। तुम कौन होते हो? तुम तो ये बताओ कि कंगना रनौत ने पूरे देश के अन्नदाता का अपमान करा नहीं करा? तुम्हारे खट्टर जी आज भी काबू में नहीं आ रहे। और अनिल विज जी कल वोट डालने के बाद भी कह रहे हैं मैं सीनियर हूं, मेरी सीनियरिटी है, मेरा हक बनता है। राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि सरकार का रास्ता दक्षिणी हरियाणा से निकलता है। वो पार्टी जिसके मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर दिया तुम्हारी हाईकमान ने, लेकिन कौन सी हाईकमान? गलती तो मैं ही कर रहा हूं। वो हाईकमान जो हरियाणा में आके कहती है कि 259 लाख करोड़ रुपया, और क्या कहते हैं, बनिए का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब देकर जाऊंगा। अरे क्यों बनियों को बदनाम कर रहा है भाई? बनिया तो ऐसा हिसाब नहीं करता कि 259 लाख करोड़ रुपया हरियाणा को देके गए। कहां है वो पैसा? उसका जवाब मांगेगी जनता, और मांग रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस घमंड
घमंड के साथ इनके प्रवक्ता आते हैं, जो भाषा शैली अपनाते हैं, जो इनकी पार्टी के लीडर भाषा शैली क्या कहते हैं मोदी जी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद। सारे परिवारों को अपनी पार्टी में घुसा लिया, सारे परिवारों को थोक में बांट बांट के टिकटें दे रहे हो। क्या कहते हो? भ्रष्टाचारी। कौन सा भ्रष्टाचारी है जिस पे तुमने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया? नवीन जिंदल। बताओ, हरियाणा गौदारा ने कोल्स के अरे अग्रवाल जी, मैं जो प्रश्न कर रही थी, मेरा सवाल जो था वो आपने सुना था ना। मैं ये ठीक है, अनिल विज भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। माफी चाहूंगा। अनिल विज तभी ये कह रहे हैं जबकि पार्टी हाईकमान अनाउंस कर चुका है कि हम नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं और अगर हमारी सरकार बनती है, जो कि दावा कर रहे हैं बन ही रही है, नायब सैनी हमारे सीएम होंगे, उसके बावजूद भी अनिल विज दावा कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपकी पार्टी को लेकर पूछा था। माफी चाहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना भूल गया। मैं बता रहा हूँ, अभी भी हमारी पार्टी के जिस नेता का बयान आ रहा है, मैं तो उससे आगे बढ़कर बताता हूं। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक चाहे 50 आओ, 60 आओ, 70 आओ, 80 आओ, 90 आओ, कितने भी आओ, जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो हमारे हर नेता ने यह कह दिया है कि चुनाव लड़ने की इच्छा भी सबकी थी, सीएम बनने की इच्छा भी सबकी थी। आज भी शैलजा जी कह रही हैं, आज भी सुरजेवाला जी कह रहे हैं और हुड्डा साहब भी कह रहे हैं आज भी इस बात को। सभी नेता एक सुर में कह रहे हैं कि पार्टी का विधायक दल नाम तय करेगा, फैसला हाईकमान करेगा और जो फैसला हाईकमान करेगा वो सबको स्वीकार है, कोई झगड़ा नहीं है, पूरी शांति के साथ। हमको चिंता है केवल 10 साल के इस बिखरे हुए हरियाणा को दोबारा से संवारने की, किसान का भला करने की, कमेरे का भला करने की, मजदूर का भला करने की, व्यापारी का भला करने की, कर्मचारी का भला करने की। जिन जिन के सिर पे इन्होंने लठ मारे हैं, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, जिस जिस वर्ग के सिरों पर इन्होंने लठ मारे हैं, हम हरियाणा प्रदेश जो बिखरा पड़ा है इसको दोबारा से संवारने का काम कल से ही शुरू करेंगे। राहुल साहब आएंगे आपके पास इनेलो और जेजेपी के बाद। रेड्डी साहब, अगर मैं क्योंकि कल इस वक्त भी क्या कल दिन में या दोपहर में ये क्लियर हो जाएगा हरियाणा में अगली सरकार किसकी है, लेकिन आप लोगों के मुताबिक ही आप कह रहे हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनेगी। अगर ये हो जाता है, मान लीजिए हंग असेंबली बनने की हरियाणा में स्थिति होती है, तो ये बहुत क्लियर है कि आप बीजेपी के साथ ही आ रहे हैं। जितने विधायक भी आप लोगों के होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। जेजेपी ने 2019 में जो किया इस बार इनेलो करने वाली, अगर ये हुआ तो। देखिए, मैंने पहले सेशन में भी आपको यही समझाने का प्रयास किया कि ताला भी हमारी होगी, चाबी भी हमारी होगी और बस भी हमारी चाबी तो इन जेजेपी वालों की, चाबी आप क्यों ले रहे हैं? इनकी इन वाली तो गुम होगी, हमने नहीं बनवा ली है। तो अब बस में सवारी भी हम अपनी पसंद की बिठाएंगे ज्योति जी, ये नहीं कि कोई भी उसमें चढ़ जाएगा। जिसको हम चाहेंगे वो हमारे बस में बैठेगा और तब हम चंडीगढ़ की तरफ रवाना होंगे। यानी कि अजय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा, 15 से 20 हमारी सीटें आ रही हैं। दूसरी बात, अभी कांग्रेस वाले भाई बता रहे थे हमारे कि जनता बताएगी कि हमारी 80 सीट आएंगी कि 90 सीट आएंगी। भाई कांग्रेस की तो 95 भी आ जाती 90 में से, ये सत्य था। लेकिन आप लोगों ने जानबूझ करके हरियाणा प्रदेश की जनता को दोबारा से फंसवाने का काम किया है। यदि आप सही तरीके से चुनाव को लड़ते तो शायद आपकी इच्छा पूरी हो भी जाती। लेकिन जिस प्रकार से आप सभी को कहते हैं वोट कटवा, क्या होता है वोट कटवा? क्या ये लैंग्वेज है क्या कांग्रेस के नेताओं की? तो अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं तो कहते हैं वोट कटवा। वो वोट कटवा अब आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ऐसे काम किए थे जिससे प्रदेश की जनता परेशान थी। उनको मैं दोबारा गिनवाऊंगा तो काफी समय लगेगा। लेकिन इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी जिसको बनाने में ये असफल रही और जो वोट शिफ्ट हुआ है वो आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ वो वोट शिफ्ट हुआ है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जहाँ वोट परसेंटेज बहुत अच्छा आने वाला है, वही सीट भी अच्छी आने वाली है। और जिस प्रकार से देखिए जो ये सब के सामने मेरे कहने की बात नहीं है, किस प्रकार से इन्होंने नेताओं की, वर्करों की किस प्रकार से बेइज्जती करने का काम किया है। चुनाव के दौरान भी किस प्रकार से आपने देखा, नारनौंद में एक महिला नेता के साथ किस प्रकार से स्टेज के ऊपर छेड़छाड़ की जाती है, किस प्रकार से महिला नेता के खिलाफ शब्द बोले जाते हैं, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से एजेंडा बनाया जाता है लूट और खसोट का, नौकरी बेचेंगे,
50 वोट में नौकरी मिलेगी, अपने घर भरेंगे, रिश्तेदारों के घर, इन सब का एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। इससे पहले किस पार्टी की क्या पोजीशन थी, दैट वाज वेरी सेपरेट इशू, बट इन द मिडल ऑफ इलेक्शन व्हाट हैपेंड फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी दैट इफेक्टेड द वोटर ऑफ हरियाणा, और उसका परिणाम ये रहा कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस जो है डाउन गई है और भारतीय जनता अप पार्टी अप हुई, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अप हुई। अच्छा, आप लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे थे क्या? आप सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे? आरोप बार बार लगा कांग्रेस ने आरोप लगाया ये सारी बी टीम सी टीम सारी बीजेपी के एजेंट हैं, कहा गया। कांग्रेस तो आरोप ही लगाती है। कांग्रेस ने तो अपनी किरण चौधरी नहीं छोड़ी, उसके ऊपर आरोप लगा दिए। इन्होंने तो कुलदीप बिश्नोई को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम किया। अशोक तंवर के ऊपर कितने आरोप लगाए थे, फिर उसको गोद में बिठाने का काम कर लिया। ये तो आरोप ही लगाते हैं, काम तो करते ही है प्रदेश की, इसीलिए इनको शासन सत्ता से बाहर रखते हैं लोग हरियाणा प्रदेश की, इनको आने नहीं देते हैं। और दूसरी बात जो है ना, ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो विधायक दल इसको तय करेंगे। कौन सा विधायक दल तय करेगा भाई? मुख्यमंत्री तो तय है। पहली बात तो ये है कि ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, इनका कुछ आना जाना है। ठीक है, नोमन तेल हो भी गया, मान लीजिए हो गया, तो आगे आप क्या कहना चाह रहे थे? विधायक दल को लेकर क्या कह रहे थे आप? विधायक दल को मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, यदि ये वोटर इसमें मुख्यमंत्री के पद से टालने की बात करते हैं तो फिर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही घोषणा की है कि एक जाट भी डिप्टी सीएम बन सकता है। ये इशारा कई महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था, और उनका कहना था कि यदि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो मैं पार्टी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके अपने बेटे को मुख्यमंत्री भी बनवा सकता हूँ। अग्रवाल साहब इतना जोर मत लगाइए, 12 घंटे बचे हैं, 12 घंटे ऐशो आराम कर लीजिए। 12 घंटे के बाद अगर हुड्डा जी का ये बयान है तो उसकी कॉपी दिखाएं, अन्यथा ये माफी मांगे। बिल्कुल मेरे भाई हुड्डा जी ने कहा था कि जाट भी डिप्टी सीएम बन सकता है। आप उनके बयान की कॉपी दिखाइए। ज्योति जी चला देंगी। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर हुड्डा साहब ने ये कहा था कि 4 अलग अलग वर्गों से हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। सुनिए अग्रवाल जी, सुनिए, 4 अलग अलग वर्गों से बनाएंगे। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या जाट वर्ग से भी डिप्टी सीएम हो सकता है, तब हुड्डा साहब की ओर से कहा गया था कि हाँ, जाट वर्ग से भी हो सकता है। हालांकि चुनाव में आते आते ये बयान बहुत पीछे छूट गया था, इस पर दोबारा चर्चा नहीं की गई कांग्रेस नेताओं की ओर से कि 4 डिप्टी सीएम होंगे। इस फॉर्मूले को लेकर कभी कोई वादा या दावा नहीं किया गया। अभी आपके पास 12 घंटे का टाइम है। हुड्डा साहब के बयान की कॉपी दिखाइए, भोजन अच्छा नहीं उनके बयान की कॉपी दिखाइए, वरना माफी मांगिए। अरे भाई माफी कहाँ से आ गई इसमें यार? अरे भैया, कोई माफी मांगने वाला बंदा लगता है। हम रिकॉर्ड की बातें करते हैं मेरे भाई। अरे सजा याफ्ता मुजरिम हो। एंकर महोदय ने आपको बता दिया, सजा याफ्ता मुजरिम हो, डिप्टी बनेंगे फिर सजा याफ्ता मुजरिम हो। अरे माफी छोड़ यार, मुजरिम हो, माफी तो आपको ही मांगनी पड़ेगी, मुझे ही मांगनी पड़ेगी। कौन यकीन करेगा? साहब, अग्रवाल साहब, बयान की कॉपी दिखाओ वरना माफी मांगो। अरे प्यार से बोलो। आप बयान की कॉपी दिखाओ वरना माफी मांगो। बयान की कॉपियां नहीं हुआ, आप बयान की कॉपी दिखाओ वरना माफी मांगो। किस बयान की कॉपी मांग रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने कहा था कि अगर मुझे सीएम नहीं बनाया तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। इन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने कहा कि मुझे अगर सीएम नहीं बनाया तो पार्टी तोड़ दूंगा। नहीं, ये कभी नहीं कहा हुड्डा साहब ने, ये कभी नहीं कहा, वरना झूठ के लिए माफी मांगो। ये कभी नहीं कहा हुड्डा साहब ने कि अगर मुझे सीएम नहीं बनाया तो पार्टी तोड़ दूंगा। ऐसा कोई बयान पब्लिक डोमेन में नहीं है, ऐसा कोई बयान मीडिया में नहीं है। और अगर रेड्डी साहब के पास ऐसा कोई भी बयान या बाइट है तो नहीं, फिर अग्रवाल जी को भेज दीजिए, या फिर कोई बाइट है तो आप सुनवा भी सकते हैं। ऐसा कोई बयान उनका पब्लिक डोमेन में नहीं है। 5 सेकंड मेरे को क्लियर करने दो ना। नहीं, आप बहुत जल्दी कीजिए, हमें एक बात पर अटक गए, आगे भी चर्चा लेकर जानी है। अभी सुरेश जी आप बोलिए आपकी पार्टी को लेकर, क्योंकि हमने इलेक्शन के दौरान बयान नहीं है कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, ये नहीं है, ये तो मेरी कल्पना है। तो आपकी कल्पना है ना, कल्पना को ऐसे कॉन्फिडेंस से मत बोलिए ना, लगे कोई वाकई कहा गया था, हुड्डा साहब ने ये कहा। ऐसा हो सकता है नहीं, जिस प्रकार से आपकी कल्पना से नहीं, आपकी कल्पना से नहीं चलता ना रेड्डी साहब, आपकी कल्पना पर थोड़ी ना डिबेट होगी। जिस प्रकार से पहले बीजेपी में विरोध करने का हुड्डा साहब ने काम किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है
मैं भी अंदाजा लगा रहा हूँ कि इनेलो का भाजपा में विलय होगा। ऐसा हो सकता है। चलिए, इनका अंदाजा ये है कि इनेलो का विलय होने जा रहा है भाजपा में। मैं पार्टी पर उठता हूँ, मेरा इमेजिनेशन करने का हक है। तो आप ये ना कहें कि हुड्डा साहब ने ये कहा, आप ये कहें कि मेरा अनुमान ये है या मुझे ये लग रहा है, परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, या हुड्डा साहब की प्लानिंग ये है। आप ये ना कहें कि हुड्डा साहब ने ये कह दिया। प्रवक्ता है तो आपको इसमें तो अंतर पता होगा ना कि कल्पना क्या है, आपका अनुमान क्या है और किसी का कहा हुआ बयान क्या है। ये मैंने कहा। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। मेरे नेता को बदनाम कर रहे हो, माफी मांगो। डिप्टी जाट होने की बात कही है। अभी आप दोनों रुकेंगे, सुनिए। अभी जेजेपी को चर्चा में फिर से जोड़ते हुए सुरेश जी, आपकी पार्टी को लेकर खास तौर पर इनेलो नेताओं की ओर से कहा गया कि जो आप लोग पार्टी बनाते हैं, आप लोग फटाफट आप लोग सरकार में भी आए, लेकिन फटाफट आप लोगों का ग्राफ इतना डाउन आया कि पार्टी खत्म होने की कगार में आ गई है बहुत जल्दी, करीब 5 साल में। क्या कहेंगे? ज्योति जी, देखिए, मैं तो पिछले काफी देर से ये जो डिबेट चल रही है, डिबेट को देख रहा था और एक ही चीज समझ आ रही थी कि अभी प्रसाद बचना भी नहीं शुरू हुआ और भगदड़ कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो में पहले से ही मच गई है। मुख्यमंत्री का फेस कांग्रेस पार्टी का डिसाइड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री का फेस दिया उसको इनके पदाधिकारी, इनके बड़े नेता मानने को तैयार नहीं है। और रही हमारे इनेलो की बात, तो इनेलो वाले तो अभी से ही चाबी ताले की बात करने लग गए कि चाबी भी हमारी होगी, ताला भी हमारा होगा, जबकि इनेलो वाले साथी शायद ये भूल गए कि चाबी जननायक जनता पार्टी के पास थी और जननायक जनता पार्टी के पास ही रहेगी। और रही विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात, तो पहले भी हमने कई मंचों के माध्यम से कहा है, न्यूज चैनल के माध्यम से कहा है और हम आज भी यही कहेंगे कि विधानसभा का जो ताला है उसे जननायक जनता पार्टी की ही चाबी खोलेगी। बाकी ये जो चाबी का सपना देख रहे हैं, इनके सपने सपने ही रह जाएंगे। चलिए, आप ठीक है, सब आप लोग दावा ही कर रहे हैं। कल तक का आप इंतजार करना है, वोट काउंटिंग का इंतजार करना है और साथ ही परिणाम आने का इंतजार करना है। विदुराल जी, जब अलग अलग पार्टियां दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है, इनेलो भी दावा कर रही है, क्या ये बीजेपी के बूते ही लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो देवीलाल परिवार भी उसी में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट्स को भी आप लोग कहीं ना कहीं अप्रोच करने का प्रयास आप लोगों का शुरू ही हो गया होगा? देखिए ज्योति जी, आज के समय पे सबसे बेहतर आकर्षण अगर किसी पार्टी का वोटर्स के मन में है तो भारतीय जनता पार्टी के मन में रहा। इसी तहत जो है, जो भी प्रत्याशी थे उनके लिए भी सबसे बेहतर जो अट्रैक्शन है, जो सबसे आसान चुंबक है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से अपमान किया भारत के वोटर्स का, हरियाणा के वोटर्स का, और साथ साथ इन राजनीतिक दलों का भी अपमान किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी स्वाभिमानी राजनीतिक दल जो है कांग्रेस को चिमटे से भी छूना पसंद करेगा। कांग्रेस को उसके अहंकार की सजा देना चाहेगा। इस नाते से स्वाभाविक तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर मेजोरिटी भी आ रही हो, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा की सेवा करने में विश्वास करेंगे। दूसरी बात, चौधरी देवीलाल परिवार जो है वो देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विशेष रूप से मेरे भीतर जो है चौधरी देवीलाल जी के प्रति असीम श्रद्धा रही है और इससे बड़ा उनके लिए क्या सम्मान हो सकता है कि फिर से ये परिवार कभी अगर किसी भी एक कारण से, किसी एक माध्यम से, किसी एक समय पर अगर एकजुट हो जाए तो उनकी आत्मा इससे ज्यादा किस बात से खुश होगी? बाहर खड़े और बीजेपी ने बीड़ा उठाया है क्या? इससे इतर भी बीजेपी ने बीड़ा जो भी उठाया, हरियाणा की सेवा करना चाहे। बीजेपी ने बीड़ा उठाया, राहुल साहब, मौका मिला आप लोगों को अगर? देखिए, बीजेपी के पास ये बेड़ा नहीं है, ना बीजेपी का प्रेरोगेटिव है। ये इन दोनों जो हैं, दोनों पार्टियों के समझदार हैं नेता, वो कभी ना कभी बैठेंगे, तय करेंगे कि घर का आगे किस प्रकार से आगे घर को चलाना है, बिखरे हुए घर को चलाना, इकट्ठा चलाना, ये लोग तय करेंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग चौधरी देवीलाल जी के प्रति जो है असीम श्रद्धा रखते हैं, इस नाते से कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोग जो है इसको अक्रॉस पार्टी लाइन जो देवीलाल जी को प्यार करते हैं, उन लोगों के मन में जरूर रहता होगा कि कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी की आत्मा भी ये सोचती होगी ऊपर कि ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां इकट्ठी हो जाएं कभी, या कभी एक दूसरे के प्रति अलग अलग पार्टियां में रहें तो कटुता किसी प्रकार से कम हो सके। तो मुझे लगता है ये उनकी आत्मा को भी बहुत ठंडक पहुंचाएगा। रही बात कांग्रेस पार्टी की, जिसने आपकी यहाँ पर टीवी डिबेट पर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बिखरे हुए हरियाणा को संवारना है। अरे जिन लोगों को रोहतक से बाहर हरियाणा दिखता ही नहीं था जब राज सत्ता में थे, आज वो हरियाणा को एकजुट करना चाह रहे हैं। कभी अहिरवाल में गए थे क्या भूपेंद्र हुड्डा?
अहिरवाल के अंदर कभी घुसकर देखा था क्या? कभी उत्तर हरियाणा में गए थे क्या? कभी अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर की सड़कों पर देखा था? सड़क ही नहीं थी। 6 राज्यों को कनेक्ट करने वाली सड़क लिंक रोड से भी छोटी होती थी। रोहतक से जैसे भिवानी की तरफ उतरते थे इतनी सी सड़क हो जाती थी, ऊपर बोर्ड लगा होता था कि भिवानी में आपका स्वागत है। ये सब हरियाणा ने देखा है। जींद के साथ क्या आपने जो है सोतेला व्यवहार किया हुआ था, हम सब जानते हैं। पानीपत के साथ क्या व्यवहार था आपका, फरीदाबाद, गुड़गांव को किस प्रकार से आपने बर्बाद किया। और फिर आप कहते हैं हमने संवारने की हमें बड़ी चिंता है। अब ये संवारने की चिंता लेकर तो आप हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के वोटर्स के बीच में भी गए थे ना। वहां तो भाई 2-2 महीने से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। ये हरियाणा के साथ ऐसा मत करना। अगर गलती से भी कभी सत्ता आ जाए, गलती से भी आ जाए तो ऐसा मत करना 2-2 महीने तक सैलरी ना मिले। और फिर जब आपने 2018 में राजस्थान में सरकार बनानी थी तो कांग्रेस पार्टी के जो चश्मे चिराग हैं वो क्या कहा करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन तक जो है एक किसान का सब कर्ज माफ कर देंगे। एक किसान का भी कर्ज माफ किया? एक का भी नहीं किया। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य रहा पिछले 10 साल में जहां पर किसान की जमीन को कांग्रेस ने कुड़क करवाया और 5557 एकड़ जो है भूमि। तो इतना झूठ बोलकर जो आप वोट ठगने का प्रयास करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके झांसे में जो है 5 तारीख को हरियाणा की जनता आई होगी। निश्चित तौर पर आपका झूठ पकड़ा जा चुका है, आपके भेष जो है खुल चुके हैं, आपके भेद खुल चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप अब भी लगातार रोबोट किसान को कह रहे हैं कि वो रोबोट किसान आएगा सभी उद्योगपतियों को खा जाएगा। अरे भाई क्यों खा जाएगा उद्योगपतियों को? उद्योगपति तो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, इस देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, इस देश को विकास करने वाले लोग हैं। जो लोग केवल देश को लूट के खसूट के खाना चाहते हैं उनसे तो बहुत ठीक है ये ईमानदार लोग जो अपनी मेहनत के बूते और अपनी बौद्धिक क्षमता के बूते जो है इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कम से कम वेल्थ क्रिएटर्स के प्रति नफरत वाला जो आप वातावरण पैदा करना चाह रहे हैं ना, इससे बाज आइए। आप भी एक समृद्ध परिवार से हैं दिनेश जी, आप भी एक ऐसे वर्ग से हैं जो अपनी मेहनत से और अपनी बुद्धिमत्ता से जिसने पूरे समाज को आगे लेकर गया। अगर आप वेल्थ क्रिएटर्स के प्रति इस प्रकार की नफरत पैदा करेंगे ना तो यहाँ भी पश्चिम बंगाल वाला हाल हो जाएगा। लोग हथियार निकाल कर जो है व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को और उनकी जाति के लोगों को इस प्रकार से करने लग जाएंगे। थोड़ी सी आपको अपनी घृणित राजनीति को विराम लगाना चाहिए, देश को और समाज को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। ये नफरत को छोड़ दो। एक तरफ तो मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हो और ऊपर से नफरत की इस प्रकार की आपकी घृणा भरी बातें आती हैं, ये अच्छी नहीं लगती हैं कहीं भी दिनेश जी। आप तो बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और आप बड़े प्रबुद्ध समाज में पैदा हुए हैं। आपने इस प्रकार की दिशा देनी चाहिए आपको कि समाज आपस में मां ना बिटे। जो लोग अपने बूते काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनको प्रेरणा बनाइए। हर व्यक्ति जो है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों जैसा अपने घर से बाहर निकलकर जब बाहर निकलेगा और अच्छा काम करेगा तो देश विकसित होगा। जो लोग देश को पीछे खींचते हैं उनके साथ कोई नहीं है। मुझे ये फिर से ये बात दोबारा से रेखांकित करनी है। इन सब बातों को हरियाणा की जनता ने बड़े गौर से सीखा है, गौर से देखा है और मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के झांसे में हरियाणा की जनता आने वाली है। दिनेश जी, कुछ सीटों पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जिसे कहा जाए वो नजर आई। तो बीजेपी सत्ता में रही, उस नाते आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी को फायदा क्या इसका नहीं जा सकता, या फिर आप लोगों की लहर या फिर हवा एंटी इनकम्बेंसी थी उस नाते आप लोगों को वो सीटें आपके झोले में आ सकते हैं? बिल्कुल 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 ज्योति जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे भाई ने बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। सबसे पहले तो इन्होंने भी मुझे प्रबुद्ध व्यक्ति बता दिया, मेरे समाज को बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति बता दिया। अरे मेरे समाज की तो है नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल। फरवरी में नवीन जिंदल डरा हुआ था तुम्हारी ईडी से, तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारे इनकम टैक्स से। मेरे समाज का ही तो है। उसमें बेचारे में इतनी दहशत और डर बिठा दिया तुमने कि वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा की शरण में चला गया। और कोल स्कैम का जो तुमने उसके माथे पे स्टिकर लगा रखा था वो हटा के आपने उसके भारतीय जनता पार्टी में ये लोग तो डर दिखाते हैं, सुनिए, ये लोग दहशत पैदा करते हैं, डर दिखाते हैं, इनकी पार्टी में लोग चले जाते हैं। आप लोग अशोक तंवर को लेकर आप लोगों ने कौन सा डर दिखाया अशोक तंवर को? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरी सुन तो लीजिए। सुनकर ही पूछा मैंने। आप लोगों की पार्टी में जो लोग शामिल होते हैं, आप लोग तो क्योंकि सत्ता में भी नहीं थे, आप लोग कौन सा डर दिखाते हैं? प्लीज ज्योति जी आधा मिनट दे दीजिए, आधा मिनट। मैं कह रहा हूँ इस हरियाणा और देश के इतिहास में 2 तारीखें हमेशा याद रखी जाएंगी। 12 मार्च को जिस दिन इन्होंने निर्लज्ज तरीके से मनोहर लाल खट्टर की विदाई करी यहाँ से। इतना बढ़िया अगर शासन था, इतनी रोड बनाई थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था,
तुम नाम ले रहे हो कभी करनाल का, कभी हिसार का, कभी जींद का, कभी पानीपत का, कभी फरीदाबाद का, कभी अहिरवाल का। अरे इतने बढ़िया काम करे थे तो उस तुम्हारे श्री 1008 श्री को क्यों हटा दिया आपने यहाँ से? उसके चेहरे को प्रधानमंत्री की जो रैलियां थी वहां से तुमने बैनर पोस्टर से भी हटा दिया। और सावित्री जिंदल कैसे बागी हो गई बता तो दो, वो मेरे समाज की है, क्योंकि डर निकल गया। 4 जून को जब रिजल्ट आए तो देश के लोगों का डर निकल गया। 2 गुजरातियों का जो लोग डरते थे ईडी से, डर निकल गया या फिर इनकम टैक्स से। ये प्लानिंग का पार्ट भी हो सकता है? कौन सा प्लानिंग जहाँ का जहाँ पार्ट? स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट थे, नुकसान आप लोगों को तो नहीं उठाना पड़ा वहाँ हिसार की आप बात कर रहे हैं। मुझे तो बस एक बात समझ आती है कि 2 गुजरातियों का अहम और वहम जहां 4 जून को निकाला देश की जनता ने, इस कल आने वाली 8 अक्टूबर को ये जो हमारे चैनल पे जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये इनके भाजपा के सभी प्रवक्ताओं का, इनके नेताओं का अहम वहम कल निकल जाएगा। क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपनी कार्यकर्ता मीटिंगों में अपने कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम करते, कमांडो से कहते उठा के इसको बाहर फेंक दो। इसकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? इस तरीके की भाषा आपकी। और ये क्या कहते हैं कि मैं बनिया समाज से हूं, प्रबुद्ध समाज से हूं। अरे मेरे बनिया समाज के शोरूमों में गोलियां चली है, जवाब दोगे तुम? हिसार में चली, नारनौल में चली, गुड़गांव में चली, मैं कहां की गिनवाऊं? और जहां तुम्हारे मुख्यमंत्री जलेबी खाने जाते हैं उस मातूराम हलवाई की दुकान पर चली। तुमने बनिया समाज के लोगों की दुकानों पर जो गोलियां चली, जो फिरौती मांगी गई, उनका जवाब दिया कभी? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ा, 400 का सिलेंडर 1100 में बेचने वाले आज जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता तुम्हें आशीर्वाद देगी। आज तुमको देवतुल्य जनता नजर आती है। आज वो लोग चौधरी देवीलाल के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं जो कल तक एक एक धड़ी तोल कर गालियां बकते थे, कहते थे बापू बेटा एंड कंपनी। क्या कहते थे रामविलास शर्मा चौधरी देवीलाल के लिए, ओम प्रकाश चौटाला के लिए? बापू बेटा एंड कंपनी है। चौधरी भजनलाल के परिवार को बापू बेटा एंड कंपनी है। चौधरी बंसीलाल के परिवार को बापू बेटा एंड कंपनी है। अब तो बंसीलाल भी प्रिय हो गए, अब भजनलाल भी प्रिय हो गए, अब देवीलाल भी प्रिय हो गए। रेड्डी साहब, हाँ, दाऊद देवीलाल को लेकर ही जो विधु जी जो कह रहे थे कि अगर परिवार एक होता है तो उसमें कोई बुराई कम से कम नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी प्रवक्ता जो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों की जो कुछ भी सीटें आती हैं उनके साथ बीजेपी जाने को तैयार है। क्या कहेंगे दोनों के? देखिए ज्योति जी, कल को रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद जो भी हालात बनते हैं वो हालात के बाद ही बात ऐसी कोई कही जा सकती है किस प्रकार के हालात बनते हैं। देखिए ये तो बात है कि हम या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या हम विपक्ष में बैठ करके विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने से पहले विधायक बनने की तो कोई चुनौती नहीं देख रहे हैं ना आप? नहीं, कोई चुनौती नहीं। हमारे 15 से 20 विधायक बनकर के आ रहे हैं और वो बनेंगे। ठीक है जी, हमें पूरा विश्वास और भरोसा है। यदि हमारे इतने विधायक ना भी आते हैं, क्योंकि अब तो सभी का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है, अभी इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम क्या कहें क्या ना कहें। यदि हमारे विधायक कम रह जाते हैं तो हम विपक्ष में बैठ करके विपक्ष की आवाज बन करके प्रदेश की विपक्ष के नाते सेवा करने का काम करेंगे। और यदि हमारे 15+ आते हैं तो हम सरकार फॉर्मेशन करेंगे हरियाणा प्रदेश में और विकास की गति में हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से यदि अग्रवाल साहब कह रहे थे कि ताऊ देवीलाल की बात इन्होंने उठाने का काम किया, मैं नहीं मानता कि ताऊ देवीलाल को हरियाणा प्रदेश में कोई भी बुरा भला कहता होगा। जन ताऊ देवीलाल को पूजने का काम करता है, उनको बिल्कुल अपना आदरणीय मानते हैं। और खास करके विधु राहुल, हालांकि ये तलख प्रवक्ता है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा ताऊ देवीलाल को बड़े आदर व सम्मान के साथ कई बार इतने मेरे सामने भी बोलने का काम किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें को बापू बेटा की पार्टी कहा या नहीं कहा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने आपको भाजपा की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये सब यूज किया जाता है हरियाणा प्रदेश में। मैं कह रहा हूँ क्या इनेलो? अरे भैया, इनेलो को बापू बेटा की पार्टी रामविलास शर्मा कहते रहे और मैंने सुनी। ऐसा है, बाबू बेटा की पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज के दिन हरियाणा प्रदेश में इसी को जाना जाता है बाबू बेटा की पार्टी। तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनने वाला है, बाबू बेटा की पार्टी कौन सी है हरियाणा प्रदेश में, तो सब जानने लगे हैं इसको कौन सी पार्टी बाबू बेटा की पार्टी है। हमारी पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, चौटाला उसको चलाने वाले।
चलिए, सभी को लोकतांत्रिक ही लग रही है अपनी अपनी पार्टी। मैं लास्ट कमेंट जेजेपी से ले रही हूँ चर्चा का। सुरेश पाठक जी, आप बोलिए। रेणु साहब, ठीक है, डिबेट की शुरुआत में कह रहे थे हम तो सरकार बना रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, अब है लास्ट में आते आते कम से कम ये माना कि हम विपक्ष में बैठने को भी तैयार हैं। आप कहेंगे कुछ, क्योंकि कल तो साफ हो ही जानी है पिक्चर, उससे पहले भले कितने बड़े बड़े दावे आप कर लें, कुछ सच्चाई के आसपास बोलेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। इनेलो से प्रवक्ता साथी ने कम से कम ये तो मान लिया कि विपक्ष में बैठने जा रहे हैं। कल का ही दिन है, आज की ही रात है, कल सुबह चुनाव की गिनती शुरू हो जाएगी और शाम तक नतीजे सारे आ ही जाएंगे। तो अति आत्मविश्वास लेकर तो चलना मेरे ख्याल में आज की तारीख में बेवकूफी होगी। कल तक वेट कीजिए, कल तक आपको सबको पता लग जाएगा। और रही जननायक जनता पार्टी की बात, तो जननायक जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता आज भी इस चीज के लिए आश्वस्त है कि कल जननायक जनता पार्टी एक अच्छे वोट बैंक के साथ कई सीटों पर, मैं ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं कह सकता कि कितनी सीटों पर, लेकिन कई सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। और सरकार में भी 2024 के बाद जो हरियाणा में सरकार बनेगी उसमें भी एक अहम भूमिका में आपको दिखाई देगी। विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? बहुत देखिए, कल मंगलवार का दिन है, मां कात्यायनी का कल दिन है, छठा नवरात्र है। मुझे लगता है कि हरियाणा का धर्म प्रेमी समाज जो है वो चाहेगा कि उनको इस प्रकार की एक सरकार बने जो कि उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरी करने वाली हो, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में ईमानदार सरकार, गरीब की सरकार ही दे सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल जो है मां कात्यायनी का पूरा आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का हमें आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। हम नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे हरियाणा को। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो सरकार बनाने से पहले और चुनाव परिणाम आने से पहले तमाम दलों के जो दावे हैं, दावेदारियां हैं, उन्हें लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।